आतिफ और गुरमेहर, इज्जत, खुलूस, दोस्ती। एक ऐसी दोस्ती जिसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया पे और फिर ये पहुंची मिर्ज़ा गालिब के शहर दिल्ली। जी, और हम जामा मस्जिद में हैं इस वक्त, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक जगह है दिल्ली के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे जनूबी एशिया के लिए एक बड़ी आइकॉनिक, बड़ी अहम तरीन जगह है जामा मस्जिद। बड़ी इट्स अ सेक्रेड प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम खित्तों और इलाकों की बजाय अपने अंदर मौजूद जो फ़र्क है उसको पैमाना बनाने की बजाय हमारे अंदर बहुत सारी जो मुश्तरका अक़दार होती हैं उनको, और कोई और कदर मुश्तरक हो या ना हो, इंसानियत की एक कदर तो बुनियादी तौर पर हम सब में मुश्तरक है, उसकी बुनियाद पर अगर हम चीज़ें देखें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तुम सिर्फ तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम सिर्फ हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो जो संगम से, जो आमेजिश से एक खूबसूरती आती है, ठीक है, एक तरह के प्योर, सो कॉल्ड प्योर कल्चर की भी एक खूबसूरती, उसकी भी एक पाकीज़गी है, लेकिन एक खूबसूरती है जो संगम से ही आती है, जो आमेजिश से ही आती है। वो एक अलग तरह की खूबसूरती होती है। बहुत क़ज़ा इसीलिए तो अच्छी लगती है हमें, यानी जो जिसको आप इंद्रधनुष कहते हैं गालिबन, वो इसीलिए अच्छी होती है कि उसमें एक रंग पर दूसरा रंग चढ़ा होता है और हर रंग इसके बावजूद रंग भी मौजूद होता है, तो यही उसकी खूबसूरती है। दिल्ली की इस यादगार मुलाकात के बाद आतिफ और गुरमेहर एक बार फिर रूबरू होंगे एक ऑनलाइन ठिकाने पर। आ रहा है देसी अड्डा। दोस्तों आदाब अर्ज़। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहाँ-जहाँ भी उर्दू बोली और समझी जाती है, जहाँ-जहाँ भी हिंदी बोली और समझी जाती है, वहाँ-वहाँ तक आप तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से आदाब। पिछले 2 हफ्तों से हमने पाकिस्तान में होने वाले सैलाबों पर बात की है। उसमें एक प्रोग्राम में तो हमने उस परेशानी का, उस तबाही का ज़िक्र किया जिससे लोग मुतासिर हुए। दूसरे प्रोग्राम में हमने रिलीफ के एफर्ट्स जो हो रहे हैं उन पर भी बात की। लेकिन आज थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे। कोई तबाही या कोई कुदरती आफ़त होना वो तो एक बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये है कि ये देखा जाए कि ये कुदरती आफ़त की वजह से पैदा होने वाले मसाइल ज़्यादा बड़े क्यों हुए? क्या कुछ बचत हो सकती थी? क्या ऐसी काम किए जा सकते हैं? क्या ऐसे इक़दामात उठाए जा सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों? देसी अड्डा में मैं आपके साथ हूँ आतिफ तौक़ीर, और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगी गुरमेहर कौर। गुरमेहर, कैसे मिज़ाज हैं आपके? जी, आदाब अर्ज़ आतिफ, खैरियत से, दुआएँ आपकी। तो आज इस प्रोग्राम के लिए गुरमेहर, थैंक यू कि आपने कोऑर्डिनेट किया। हमारे साथ होंगे, बल्कि आप तारुफ़ कराएँ तो और ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे तो बेहद अब्दुल अज़ीज़ हैं ही, उनसे हमारी बड़ी लंबी रफ़ाक़त है, लेकिन आप जनाब। जी, हमारे साथ मौजूद हैं दानिश मुस्तफ़ा साहब, प्रोफ़ेसर दानिश मुस्तफ़ा, डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा, जो कि किंग्स कॉलेज लंदन में क्रिटिकल ज्योग्राफ़ी के पढ़ाते हैं, उसके प्रोफ़ेसर हैं, और आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ इस महफ़िल में मौजूद हैं। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब की ख़ास बात ये कि वो आपको बता पाएँगे कि पाकिस्तान में जो पानी से जुड़े मसाइल हैं, उस पर भी वो तफ़सीली बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम डैम्स और जो पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम, और तो इन सारे जो जुमले हैं या जो बातें हैं जो आप सुनते हैं, उसको भी ज़रा करीब से देखेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आदाब अर्ज़, कैसे मिज़ाज? आदाब अर्ज़ जनाब, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाइए, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। डॉक्टर साहब, ये जो सैलाब आया है, ज़ाहिर है एक बड़ी कुदरती आफ़त है, इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज की, या कम से कम हमने ही सुना है। क्या इसकी वजह से तबाही कुछ किसी हद तक टाली जा सकती थी, या ये बस ऐसे ही था, इसको बर्दाश्त कर लिया जाए? देखिए, 1-2 बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। पहली बात ये है कि सैलाब को एक कुदरती आफ़त आज के ज़माने में तो हर कोई कहता है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिए कि आपकी सिंध की जो एक सकाफ़त है, आपकी गंगा की जो सकाफ़त है, वो सैलाबों की मरहून मिन्नत है। वो मरहून मिन्नत इस तरह से है कि जो आपकी सिल्ट आती है, सस्पेंडेड लोड आता है दरिया के अंदर, वो जब एक फ्लड प्लेन में फैलता है तो उसकी ज़रख़ेज़ी बढ़ती है, और उसी ज़रख़ेज़ी को हमारे
हिंदुस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने पिछले 5-6 हज़ार साल उसको इस्तेमाल करके आपका सकाफत, आपकी सोसाइटी, आपका मुल्क जो बना है, वो सैलाबों का ही मरहून मिन्नत है। अब ये कहना कि सैलाब हमेशा ही एक आफत के तौर पे देखा जाएगा, तो वो थोड़ी-सी ज़्यादती है। हमारे एक दोस्त हैं, मुझे बंडियो पांडे इंडिया में होते हैं, तो वो उन्होंने एक दफ़ा मैं प्रेज़ेंटेशन देख रहा था कि कोसी रिवर के ऊपर बाकायदा गाने गाए जाते हैं ख़वातीन की तरफ से कि अगर सैलाब में देरी हो जाए, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई सैलाब नहीं आया, तो ज़रख़ेज़ी कैसे होगी, कैसे हमारे ज़राअत का निज़ाम चलेगा। तो हमारा जो एक ताल्लुक है दरियाओं के साथ और बहैसियत सकाफत दरियाओं के साथ और पानी के साथ, वो पिछले 150 साल में बड़ी हद तक मुख्तलिफ हो गया फ्रॉम व्हाट इट वाज फॉर थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स इफ यू विल। आज से 150 साल पहले जब अंग्रेज ने पहले अपर बारी दोआब कैनाल बनाई थी, तो वो पहली दफा हिंदुस्तान में ये ख्याल सामने आया कि जनाब दरिया जो है इट्स बेसिकली ए प्लम्बिंग सिस्टम, ये एक नाला है, नाला ही कह लें आप उसे, जो पानी एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाता है, और पानी की अफादियत सिर्फ एज ए रिसोर्स है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि जिसको आप इस्तेमाल करके मैक्सिमाइज उससे रिटर्न कर सकते हैं। उसका सिंपल मेट्रिक है कि जी आप पैसे कितने उससे बनाएंगे। सही। तो वो हमारे जो इंजीनियर साहिबान अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, मगरिब में लिखी हुई टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं और वो पढ़ के उसकी इंजीनियरिंग सीखते हैं, तो वो एक आप उस पाथवे के ऊपर लॉक इन हो गए हैं, पकड़े गए हैं, जकड़े गए हैं उसके अंदर। उसका नतीजा ये है कि आपने हाइड्रोलॉजी जो है इंडस बेसिन की, वो अब उसका कुदरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक सकाफती आर्टिफैक्ट है। वो एक जिस तरह आपका बादशाही मस्जिद एक सकाफती चीज है, इंसान के हाथों की बनाई हुई है, जिस तरह आपका ताजमहल बनाया हुआ है, या जिस तरह राष्ट्रपति भवन जो है वो इंसान की बनाई हुई चीज है, उसको कोई भी नेचुरल नहीं कहेगा, उसको कहेंगे जी हमने बनाया। तो उसी तरह से आपकी जो हाइड्रोलॉजी है वो भी अब एक सकाफती इंसानी आर्टिफैक्ट है। तो उसके अंदर सैलाब कितना आता है, कितना नुकसान करता है, वो सब का सब जो है इंसानी हाथ उसके अंदर, आई वुड से अबाउट vast majority of it is human. That said, then फिर ये कहना कि जी वो एक नेचुरल तबाही है, तो नेचुरल का इसका कोई ताल्लुक, नेचर का इससे कम ही ताल्लुक है। देखिए दरियाओं में कभी ज्यादा पानी होता है, कभी कम पानी होता है, कभी ज्यादा बारिशें होती हैं, कभी कम बारिशें होती हैं। ये हमारे बुजुर्गों को बातें पता थी, नहीं पता तो इंजीनियर्स को नहीं पता होते, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब एवरेज फ्लो इतना होना चाहिए, इस एवरेज से ऊपर ये क्यों गया, एवरेज से कम ये क्यों हुआ। अरे भी दरिया है, वो आपकी इसमें एवरेज नहीं पड़ी हुई, उसको नहीं परवाह कि आपने जो मर्जी मॉडल बनाया है उससे उसको कोई सरोकार नहीं, उसने करना है जो करना है। 6000 साल में आपने सीखा कि इस दरिया का मिजाज क्या है। आपको क्या पता है ना कि दरिया सिंध को दरवेश दरिया कहते हैं, उसके किनारे के जो लोग हैं। और हर दरिया की जो अगर आप लोकल लोगों से जाके पूछें तो उसकी खास खासियत बताते हैं कि चनाब जो है आशिक दरिया है, रावी को चोरों का दरिया कहते हैं भाई। मतलब इस तरह की बातें जो है एक सकाफती तौर पे एक एज ए लिविंग एंटिटी लोग रहते हैं। लोग दरियाओं के साथ उस तरह रहते थे जैसे आप अपने घर में रहते हैं फैमिली के साथ। कभी आपकी अनबन हो जाती है, कभी प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता है, कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला, तो उसी तरह लोग दरियाओं के साथ भी रहते हैं। अब हमने दरिया से वो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो खींच के उसको सिर्फ एक क्यूबिक मीटर बना दिया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लोज बना दिए, तो उसका नतीजा जो है आपके सामने है। तफसीलात में मैं जा सकता हूँ अगर आप जानना चाहें तो। ये तो मोटी बात ये है। गुरमेहर आप कुछ कह रहे थे? जी, अव्वल तो मैं इस बात की निशानदेही करना चाह रही थी और चाह रही थी कि दानिश साहब इस पे भी कुछ कहें कि ये जो कहा जा रहा है पाकिस्तान में जो खौफनाक सैलाब आया है, उस मतलब जो उसकी वजह से तबाही हुई है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके जो असरात मुरतब होंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से एक हद तक तो कम से कम इसे जोड़ा जा ही रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के जो असरात मुरतब होंगे दुनिया भर में, द वर्ल्ड इन जनरल एंड पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, उसमें जो ममालिक मुतासिर होंगे उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। तो इसलिए भी एक तरह की अर्जेंसी है, हम इस खित्ते में ज्यादा फिक्रमंद भी हैं इस वजह से। तो अव्वल तो क्या ये बात दुरुस्त है और इज इट ओवरस्टेटिंग द पॉइंट? और दूसरा एक बात जो दानिश साहब, अक्सर मैंने इनकी राइटिंग्स भी पढ़ी, जो मज़ामीन इन्होंने लिखे हैं और जो इनकी टीवी अपीयरेंसेस भी रही हैं, इसमें इन्होंने दो बातें कही हैं कि ड्रेनेज और अर्ली वार्निंग
ये दो बातें, दो पहलू जिन पे खास तौर पे तवज्जो देने की जरूरत है, ड्रेनेज और अर्ली वार्निंग। तो अव्वल तो ये कि क्या पाकिस्तान वाकई सर फहरिस्त है, क्या शुड बी रियली terribly especially concerned because Pakistan is likely to be especially impacted by all of this, and drainage and early warning, अगर उसकी आप वजाहत कर सकें। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल हो रही है। एक इत्तेफाक है साइंटिफिक कम्युनिटी के इसके ऊपर कि क्लाइमेट चेंज यकीनन हो रही है। अब आप अगर क्लाइमेट मॉडल्स के ऊपर देखें तो एक मॉडल कहता है कि जी बारिशें ज्यादा हो गई, दूसरा मॉडल कहता है कि कम होंगी, तीसरा कहता है कि ना गर्मी ज्यादा होगी, चौथा कहता है कुछ और कहता है। वो एक बहस, साइंटिफिक बहस चल रही है अपनी जगह पे, लाइव है। लेकिन एक बात तो तय है कि जितना भी आपका नोशंस ऑफ नॉर्मेलिटी इन द पास्ट रहे हैं, जो भी आपके एवरेज मॉडल्स रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट एनीमोर। अब जुल्म ये है कि हमारे इंजीनियर साहिबान और वाटर मैनेजर साहिबान जो हैं वो एवरेज से बाहर सोच ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी मर्जी होनी चाहिए, जो हमें पहले पता था उसके हवाले से हम प्रोजेक्शन करेंगे, तो वो एक बड़ा मसला है। तो देखिए, सैलाब आए थे 1955 में भी आए थे, 1958 में भी आए थे, 1973 में भी आए थे, 1988 में भी आए थे, 1992 में भी आए थे, 2010 में भी आए थे, 2011 में भी आए थे और 2022 में भी अब आए। तो हर दफा ही जनाब हाल दुहाई पड़ जाती है कि जी मारे गए जी, लोगों का बड़ा बुरा हाल है जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मकसद ये है कि जो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना, आपकी मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है, वो क्लाइमेट चेंज और नॉट क्लाइमेट चेंज, इट इज देयर। Climate change makes it more urgent. It is more important that you change those. But I would like to stress कि इससे पहले जो सिलसिला चल रहा था, let's pretend कि जी अगर 1955 में नहीं थी क्लाइमेट चेंज, एक बहस के लिए हम कह लेते हैं 1973 में नहीं थी क्लाइमेट चेंज, तो फिर क्या आप कितने नफरों का स्वाब हुआ था उस वक्त आपको जब सैलाब आए थे? मकसद ये है कि जो जिन वजूहात की बिना पे आपने पहले नुकसान उठाया, उसकी बिना पे आप मजीद नुकसान उठाएंगे आगे चल के, ठीक है ना जी। तो ये सबसे अहम बात तो ये कि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अब मिसाल के तौर पे बारिशें हुई हैं तो बारिश में हर एक किसान को पता है कि जनाब पानी किस तरफ बहा हुआ है उसका, लोकल इलाके में हर एक को पता होता है कि जनाब पानी इस तरफ बहता है। जहां पे वो बहता है उसके आगे आपने लेवी खड़ी कर दी है दरिया के साथ, जहां पे वो बहता है वहां पे आपने रेलवे लाइन बना दी है, उसके ऊपर बम बना दिया, एक बांध बना दी है। जहां पे वो बहता है वहां पे आपने सड़क खींच दी है, जहां पे वो बहता है वहां पे आपने एक कैनाल बना दी है, वो एक बन जाता है, एक तालाब सा बन जाता है। लिहाजा लोग महीनों बैठे होते हैं सड़कों के ऊपर, वो पानी कहीं जाता नहीं, उसमें से मच्छर और वो सारा सिलसिला चलता है। तो मकसद ये है कि अगर आप दरिया की थोड़ी सी भी इज्जत करेंगे, थोड़ा सा भी समझेंगे कि यार ये हमसे बड़ा है, हम इससे बड़े नहीं, ये हमसे बड़ा है, और जो इसका रास्ता है उसके रास्ते में खड़े ना हो। अगर आज सिंध के अंदर पानी रुका हुआ है, बच्चे को सिंध में पता है कि यार ये इस पानी ने किधर जाना है, वो जहां पे जाना है वहां पे एक बंद रखा हुआ है, बंद को अगर आप हटाएंगे वहां से पानी वहां से निकल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग हजारों साल से सैलाबों के साथ रहते हैं। आप अगर कभी सदर्न पंजाब में जाएं या सिंध के अंदर जाएं तो हर गांव के अंदर आप देखेंगे कि उन्हें वो टिब्बी उसको कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म सा ऊंचा सा होता है 5-7 फुट का, उसके ऊपर लोग घर बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार फ्लड ने आना है, आएगा, जमीनें जरखेज हो जाएंगी और हमारे जानवर वगैरह बच जाएंगे और वो सिलसिला उस तरह से आगे चलेगा। लोगों ने अपने सामान जो है दरख्तों के ऊपर रखे होते हैं फ्लड सीजन के अंदर। मैंने अब खुद विटनेस की है सेंट्रल पंजाब के अंदर कि दरख्तों के ऊपर जनाब चारपाइयां, बेडिंग, बर्तन रखे हुए लोगों ने। मैं कभी ये क्या सिलसिला, उन्होंने कहा जी सैलाब आएगा तो फिर मतलब सामान तो ऊपर रखना ही रखना। तो लोगों को पता है इस बात का, तो जरूरत इस बात की है कि बजाय आप जी लोगों का जो मरना है, यानी 12-13 लोग जो मर गए, जी ऐसा ही लगता कि शायद ये जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा है, या लोग तैयार नहीं है, क्योंकि मरते तो लोग तब हैं जब वो तैयार नहीं होते। देखिए, अब एक बात है कि बाज तो फौजियां इस वजह से हुई कि आपके नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर एकदम आपका फ्लैश फ्लड आया, आपने उसकी फ्लड प्लेन के अंदर होटल खड़ा किया हुआ है, आपने उसके फ्लैश फ्लड के अंदर हाउसिंग कॉलोनीज बनाई हुई है, आपने उसके अंदर जाके घुसे हुए हैं। आप स्वात में कभी जाएं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल दरिया के अंदर घुस के लोगों ने जनाब रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं और घर बनाए हुए हैं और वो सारी चीजें। तो वो तो खैर फ्लैश फ्लड के अंदर तो होना ही था। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फैटेलिटीज जो हैं आपकी होती हैं रूरल एरियाज में, वो होती हैं स्नेक बाइट से, क्योंकि जब आप हायर ग्राउंड पे जाते हैं तो सांप भी वहीं पे आते हैं, और सांप माशाल्लाह हमारे इलाके में कोबरा होता है, वाइपर होता है, क्रेट होता है, वो काट जाता है। अब उसका इस सिंपल सा इलाज है कि आपको पता है कि यार ये काम होगा, आपके लोकल BHU के अंदर एंटीवेनम सीरम होनी चाहिए ताकि फौरी तौर पे लोगों को पहुंचाई जा सके।
आपके कराची में जब सैलाब आया था पिछले ये 2019 में आया था मेरा ख्याल है, 18-19 का 19 में आया था। 73 फैटेलिटीज हुई थी, 53 ऑफ देम वो फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन। वो तारें आपकी गिर जाती हैं पानी के अंदर, लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, उनको करंट लगता है, वो मर जाते हैं, सेकेंडरी हैजर्ड्स होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि सैलाब में डूबते बहुत कम लोग हैं बाय द वे। जो नुकसान होते हैं वो आपके कोठा गिर पड़ा, अब वो कंस्ट्रक्शन का इशू है कि आपने किस तरह का तो वीडियोस में लोग कीचड़ में हाथ बांधे वो वहीं बच्चों को बचाते हुए शायद दफन हो गए, या जिस तरह के इमेजेस थे वो भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्राउनिंग नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा कि ज्यादातर जो फैटेलिटीज आप विटनेस करते हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम आर एक्चुअली फ्रॉम ड्राउनिंग। डूबते बहुत कम लोग हैं, डूबते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं डूबते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपके नुकसान होते हैं कि घर सर पे गिर पड़ा, सांप ने काट लिया, बिजली का करंट लग गया। और जो जब आप गिनती करते हैं तो गिनती के अंदर फैटेलिटीज तो अब शुरू होंगी। सही। अब जो लोग बैठे हैं वहां पे जनाब मच्छरों की अफजाइश होगी, मच्छर आके बच्चों को काटेंगे, मलेरिया फैलेगा। उस वक्त तक हमारी दिलचस्पी खत्म हो गई होती है, उस वक्त तक कैमरे बंद हो गए होते हैं, सब अपने अपने घर चले गए होते हैं। मेल न्यूट्रिशन से एज इट इज, मेल न्यूट्रिशन की जो पोजीशन है, खुराक की कमी की जो पोजीशन है सिंध में अमूमी तौर पे या जनूबी पंजाब में अमूमी तौर पे एज इट इज आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उसके ऊपर अगर आपको कोई डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, मलेरिया हो जाए, तो आप कैसे बचेंगे? तो वो तो किसी शुमार में ही नहीं आते। दानिश, अभी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगर आज डैम बने होते ना तो सारा पानी काबू कर लेते हम। तो ये बड़ा एक जनरल एक नैरेटिव है, या जो बड़ा मकबूल बयानिया है पाकिस्तान में कि बड़े बड़े डैम हो तो सारा पानी कैच कर लेंगे, रोक लेंगे सारा पानी, तो ये जाएगा। सरासर हिमाकत है, ये सरासर हिमाकत है। हिमाकत इसलिए, पहले मुझे ये बताएं कि सिंध में जो बारिशें हुई हैं वो डैम किधर बनाएंगे आप? बलूचिस्तान में भी खास तौर पे सबसे ज्यादा तो बलूचिस्तान में तो 30 डैम फारिग हो गई हैं। आपका जो तबाही हुई है सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने अहमकों की तरह उनके सामने, फ्लैश फ्लड के जो सामने जहां से आपका हिल टॉरेंट्स आते हैं, वहां पे आप डैम बनाते हैं। दुनिया का कोई डैम आज की टेक्नोलॉजी में किसी फ्लैश फ्लड को, जो आपका हिल टॉरेंट आता है बलूचिस्तान जैसी जगह पे जहां पे इतने बड़े बड़े पत्थर, एक घर जितने बड़े बड़े पत्थर वो उठा के लेके आ रहा होता है, कौन सा डैम दुनिया का उसको रोक सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सिंध में अपना आपकी बारिशों से तबाही हुई उसका डैम से क्या ताल्लुक है? तीसरी बात, आपके डैम के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि पाकिस्तान के 100% डैम्स 20 अगस्त को फुल होने चाहिए। आप मुझे बताइए कि फुल डैम जो है वो कैसे रोकेगा सैलाब को? वो तो बल्कि 92 में आपको याद होगा कि जब उन्होंने मंगला डैम फारिग होने लगा था, मंगला डैम टूटने लगा था, उन्होंने फौरी तौर पर पानी वहां से खोला कि यार डैम तो कम से कम बचे। उस डैम को बचाते बचाते आपने सत्यानाश कर दिया था सारे पाकिस्तान का। तो डैम जो है ये मुस्तनद बात है, सारी दुनिया में हर एक को समझ आ गई है कि डैम जो है दे मेक फ्लड्स वर्स, क्योंकि डैम की एक डिजाइन कैपेसिटी होती है। उस डिजाइन कैपेसिटी को जब वो एक्सीड करेगा, आपके पाकिस्तान के अंदर इन द पास्ट जितने भी फ्लड आए हैं, आपके 23 इनंडेशन जोन्स हैं, 23 इनंडेशन जोन है। मकसद ये है कि जब भी आपके किसी बिराज की सेफ डिजाइन कैपेसिटी को एक्सीड करता है फ्लड, वो उसका जो राइट बैंक पे जो उसका बंद होता है उसको वो ब्लास्ट कर देते हैं। जब वो ब्लास्ट करते हैं तो वो पानी का सारा बहाव जो है लोगों की तरफ जाता है। आपके 90% फ्लडिंग इनंडेशन जो होती है वो बेसिकली इंस्टिगेटेड टू सेव द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना जी। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेव करने के लिए आपने दरिया जो है, दरिया तो घूमता फिरता है, दरिया तो दरवेश है, वो एक जगह तो नहीं बैठता। आपने जनाब उसके आगे पीछे दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो नॉर्मल जब बहता है तो वो जो उसकी सिल्ट है वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाती है, लिहाजा उसका जो बेड है वो सराउंडिंग इलाके से ऊंचा हो जाता है। जब वो ऊंचा हो जाता है फिर आप वो ब्लास्ट करते हैं, वो फिर दरिया उसी तरफ ही चलना शुरू कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए। तो ये देखिए पाकिस्तान में, और शायद हिंदुस्तान हमसे बेहतर ही हो, लेकिन पाकिस्तान में पानी के हवाले से जहालत है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के वाटर सेक्टर के अंदर एक आदमी को हाइड्रोलॉजी नहीं आती है, एक आदमी 100% सिविल इंजीनियर है, वो गारे पत्थर की उनको इंजीनियरिंग आती है। वो एक बार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, एक को पीडब्ल्यूडी में नौकरी मिल जाती है, दूसरे को इरिगेशन में नौकरी मिल जाती है। ये बयानिया मकबूल क्यों, और उसका फिर काउंटर नैरेटिव लोगों तक पहुंच के नहीं पा रहा, या वजह क्या? क्योंकि जब भी आप कहेंगे कि साहब डैम्स तो दुनिया में कोई भी तरक्की, वो पायदार तरक्की हो ही नहीं सकती अगर वो नेचर से कोलाइड कर रही हो, अगर नेचर से लड़ रही हो तो आप कभी भी तरक्की हो।
दुनिया भर में और खासतौर पर मगरबी ममालिक में तो अब डैम्स तोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों अब भी अरबों डॉलर लेके, और वो कहते हैं जी कि डैम से पानी ज़खीरा कर लेंगे, हालांकि डैम का काम पानी ज़खीरा करना नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि हम बिजली बना लेंगे, हालांकि डैम से कहीं ज्यादा बिजली हम अब जो रिन्यूएबल सोलर से बना सकते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा है डॉक्टर साहब कि क्यों लोग नहीं समझ पा रहे ये? देखिए, एक तो आप एक सिनिकल इसके ऊपर बात कर सकते हैं। सिनिकल बात ये है कि डैमों से बड़े पैसे बनते हैं। वापडा के साथ बैठी हुई है हार्जा इंजीनियरिंग, वापडा के साथ टिप्टन एंड कैलमबैक बैठा हुआ है, डेनवर वाले जो हैं। और ये बड़े-बड़े जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, आप डैम के ऊपर पैसा लगाएंगे जनाब, पैसा बनता है। क्या वजह कि वापडा के जितने भी फॉर्मर चेयरमैन हैं, आधे चेयरमैन के ऊपर जो पर्चे कटे हुए होते हैं करप्शन के, इसीलिए होते हैं ना कि जनाब आपने वो कंसल्टेंसीज दी, ठेके दिए, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, पैसे लगे, पैसे खर्च हुए, और वो लगता है कि जी पॉलिटिशियन को भी बड़ा पसंद आता है कि जी ये फीता काटा। वो 6 दफा तो भाषा दयामी डैम का इफ्तिताह हो चुका है, 6 या 7 दफा। आपने वो कहा आता था, है, वो जाके इफ्तिताह कर देता है उसका। मतलब गालिबन 2018 में जब एक कॉन्फ्रेंस में आपसे मुलाकात हुई थी, आपने तब कहा था कि भाषा डैम दयामिन भाषा डैम नहीं बन सकता क्योंकि ना इसके लिए हमारे पास पैसे हैं, ना इसके लिए हमारे पास पानी है। जी बिल्कुल, वो नहीं बनेगा, लेकिन उसके बावजूद मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्टिल बीइंग स्पेंट। वापडा वालों को भी पता है कि यार साइज्मिकली मोस्ट एक्टिव जोन के अंदर 700 फुट का डैम बनाना कोई माई का लाल नहीं बना सकता, इंजीनियरिंग वाइज और अदरवाइज। लेकिन किसी को क्या परवाह है? मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तानी अवाम के खर्च हो रहे हैं, वहां पे कॉलोनियां बन रही हैं, वहां पे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जाके फीते भी काटते रहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है पहला काम करता है दयामिर भाषा पे जाके फीता काटता है। अब अगर वो बनने वाला होता तो मतलब एक ही दफा होता ना, वो 6-6 दफा हर कोई जिसको टाइम मिलता है वो जाके वहां फीता काटता है। चीन भी तो कितने सारे डैम बना रहा है, इंडिया ने इतने डैम बना लिए, तो फिर पाकिस्तान चीनी हमसे ज्यादा अक्लमंद तो नहीं है ना। वो भी मतलब है कि उनकी भी लीडरशिप बेसिकली इंजीनियर्स ही होते हैं, और जो उन्होंने डैम बना के जितने नफलों का उन्हें स्वाब हुआ वो भी आपको पता है। ये अब जुलाई का ही जिक्र है, मैं अल जजीरा पे गया था कि जी चीन में बड़ी तबाही हुई है डैमों से, ना सॉरी फ्लड से। अल जजीरा पे मैं गया था कि जी बड़ी बर्बादी, बड़ी तबाही, ये वो सारा सिलसिला। मैंने कहा कि जी फिर अब ये हरकतें जो उनकी हैं तो फिर उस साथ यही होगा उनके साथ। देखिए ना, तो चीन में आपके क्या मतलब कि वहां पे फ्लड नहीं आते हैं, वहां पे बर्बादी नहीं होती है? अब वो मतलब सारी दुनिया ने आज इस साल देखा जुलाई में, हम भूल गए। तो अगर वो उनको इतना ही फायदा हो रहा है डैमों से, तो फिर तो फ्लड आने नहीं चाहिए। हालांकि फ्लड जब भी आते हैं तबाही मच जाती है, और वो चीनी हुकूमत जो है आपको बताती नहीं है कि जी हजारों लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग जनाब परेशान है। वो उनकी स्टेट ऐसी है कि वो उसको सॉर्ट आउट कर देती है। तो मकसद ये है कि चीन को कितना फायदा हुआ डैम बना के। अच्छा डॉक्टर साहब, डैम्स इरिगेशन के मामले में तो हेल्प करते हैं ना, क्योंकि कहा जाता है कि डैम से, क्योंकि दरियाओं में पानी अब कम होता है, हमारी कनाल में जो दुनिया का सबसे बेहतरीन कनाल का निजाम है सर, वो तो हमारे पास है ना। खुदारा, अब आप कहते हैं ना कि जी कोलोराडो रिवर के ऊपर इतने बड़े बड़े डैम बनाए हैं अमेरिका ने। कोलोराडो रिवर का साइज जो है ना आपके हारो रिवर जितना है। दरिया हारो है ना, ये स्वां के बराबर का वो दरिया है। आपने इंडस को देखा है? अगर इंडस पे आप उस तरह का डैम बनाएं, उस स्केल की अगर आप पानी रोकने की कोशिश करें, तो आपका सारा पाकिस्तान डूब जाए उसके अंदर से। स्केल भी तो देखें ना। पानी के ग्लास और दरियाए सिंध के अंदर बड़ा फर्क है। लेही का दरिया जो पिंडी के अंदर बहता है वो हमारे डार्लिंग जितना है, उसके ऊपर उन्होंने 1500 डैम बना दिए। चलें आप बना सकते हैं, लेकिन दरियाए सिंध से पंगा करेंगे आप? वो खुदा का खौफ करें। दूसरी बात यह है कि जहां तक इरिगेशन का ताल्लुक है, आपके जितने भी डैम बने हुए हैं पाकिस्तान में, मंगला और तरबेला डैम और बाकी सारे जो डैम हैं, 10% ऑफ योर इरिगेशन वो सीजन टू सीजन आपका गर्मियों का पानी जो है वो स्टोर करके सर्दियों में रिलीज करते हैं। वो ईयर टू ईयर नहीं कर सकते। कोलोराडो में हो सकता है क्योंकि वो छोटा सा दरिया है, उसके अंदर वो 400 फुट का उन्होंने डैम बनाया, उसको भर लेते हैं, तो वो ईयर बाय ईयर वो बचा सकते हैं। मरे डार्लिंग के अंदर छोटा सा दरिया है, उसके ऊपर आप बेशक कर लें, ठीक है ना जी, लेकिन इंडस का वो हो नहीं सकता। अच्छा चलिए, अगर आप सीजन टू सीजन कर रहे हैं कि जी गर्मियों का पानी जो है सर्दियों में आप सप्लाई करें, साहब सर्दियों में तो आपको पानी की ऐसा जरूरत ही नहीं है, आपकी बंदी होती है जनवरी के महीने में, ठीक है ना जी। दूसरी बात यह है कि 10% ऑफ योर इरिगेशन वाटर एक्चुअली कम्स फ्रॉम द डैम्स। 50 दफा मॉडलिंग हो चुकी हुई है कि आपकी जितनी भी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर डैमों का क्या किरदार है, तो सामने ये बात आती है कि जनाब 10% जो आपका इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो वहां से आ रही है। वो 10% भी आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मैल न्यूट्रिशन रेट, हमारे एक दोस्त है उन्होंने ये सर्वे किया, पता ये चला कि हाईएस्ट मैल नरिशमेंट रेट्स आर इन द इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जनाब एक बड़ी तिलिस्माती बात है कि ये कैसे हो सकता है कि जहां पे आबाशी हो रही है
वहीं पे ही सबसे ज्यादा भूख है। भूख इसलिए है कि जब अंग्रेज ने आपका ये बनाया था सिस्टम, तो उसने कहा कि जी ये हमारा वफादार है, ये गद्दार है, ये चोर है। उन्होंने जो वफादार थे उनको जनाब मुरब्बे अलॉट किए, जो गरीब लोग थे उनको 4 एकड़ दिए, 2 एकड़ दिए, 1 एकड़ दिया या हाड़ी रखवा दिया उनके पास। वो जनाब बड़ी बड़ी जो आपकी जमीनें हैं वहां पे क्या उग रहा है? गन्ना, कॉटन। कॉटन खा सकते हैं आप? गन्ना आपकी कितनी को न्यूट्रिशन आप उससे हासिल कर सकते हैं? बागात लगे हुए हैं, कैश क्रॉप्स लगे हुए हैं, फूड क्रॉप्स नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, देखिए मैं डैम के हक या खिलाफ में होना इस तरह की बात है कि आप गाड़ी के फैन बेल्ट के हक में हैं या खिलाफ हैं, और फिर ये कहना कि जी फैन बेल्ट के बगैर तो मैं गाड़ी नहीं लूंगा। जिस गाड़ी के अंदर फैन बेल्ट नहीं है वो मैंने नहीं लूंगा। या मैं लोगों को मिसाल देता हूं कि अगर आपने पिंडी से लाहौर जाना हो मिसाल के तौर पर, तो आप गाड़ी से भी जा सकती हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप जहाज से भी जा सकते हैं, आप दिल करे तो आप टांगे पे भी जा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब कहें नहीं जी मैं तो गाड़ी पे जाऊंगा, मैं कहूंगा जी जो बंदा जहाज से नहीं जाएगा वो गद्दार है। ये हिमाकत की बात है। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि जनाब लोगों को पानी मिलना चाहिए, मुयस्सर होना चाहिए पीने का और आपाशी का जिस वक्त जरूरत हो। डैम एक तरीका है, मेरी राय में एक इनएफिशिएंट तरीका है। 50 और तरीके हैं। सारी दुनिया ग्राउंड वाटर के ऊपर काम चला रही है, आप वो भी कर सकते हैं। स्टोरेज की जब बात आती है, कोई स्टोरेज से अफादियत से इनकार नहीं करता। तो अब मैं वर्ल्ड बैंक की एक डेटा देख रहा था, उसमें पाकिस्तान बनने के वक्त जो पाकिस्तान का जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड था, जी आज भी एग्रीकल्चरल लैंड उतना ही है। उस वक्त डैम्स नहीं थे, अब डैम्स भी बहुत सारे बना लिए हैं। तो क्या सर्व क्या कर रहा है फिर ये इतने जो, और मजे की बात है जो पाकिस्तान के जितना भी कर्जा है उसमें मेजर पार्ट तो यही डैम्स के लिए लिया हुआ कर्जा है। देखिए हमारे दोस्त थे वो अल्लाह उन्हें खुश रखे, वजीर साहब, वो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर होते थे, तो उनसे साथ गप लगी हुई है, बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी। तो कहती हूँ उस जमाने में बेनजीर साहिबा की हुकूमत थी, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जनाब $700 मिलियन हम आपको देते हैं इरिगेशन अपग्रेड का के पैसे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहिबा से खुद जाके कहा कि जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपनी इरिगेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में से $700 मिलियन कमा के इनको वापस करें। उसने कहा जी बात सुने, ये इरिगेशन के लिए नहीं हम पैसे मांग रहे हैं, वो हमें पता है कि नहीं हम उससे कमा सकते, हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और अपना फिस्कल सपोर्ट के लिए ये पैसे चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक को भी ये बात पता है। अब वर्ल्ड बैंक, देखिए बैंक जो है उसका क्या काम है? सूदखोर जो बैठा उसका क्या काम है? उसका काम है जब तो कर्जा देगा तो पैसे कमाएगा ना, नहीं कर्जा देगा तो नहीं कमाएगा। बैंक का यही असूल है। तो उनको भी पता है कि ये काम है, लिहाजा वो आपको पैसे देते हैं। आप कहते हैं हाँ हाँ जी इरिगेशन के लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। हालांकि सबको पता है कि इरिगेशन पे आपने कोई नहीं लगाना है, आपको फिजिकल सपोर्ट के लिए चाहिए। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब आप पिंडी शहर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर आप फ्रेंच चीजेस जो खा रहे होते हैं, वो डॉलर कहीं से तो आने हैं ना, इधर से ही आते हैं। जी जी, दानिश साहब, मैं एक बात कहना चाह रही थी। एक तो उसकी आप खुद ही उस पे आए कि जो तारीखी तनाजुर में आपने इस बात को बांधा, ब्रिटिश राज में किस तरह से ब्रिटिश राज के जो नुमाइंदे थे और जो हमारे मकामी लोग थे, जो बारसूख लोग थे, द लोकल एलीट एंड द ब्रिटिश राज, उनकी जो साझेदारी रही और एक तरह से लूट खसोट जो हुई, हर सतह पे हुई, लेकिन इस पे भी हुई। और जैसा कि आपने भी फरमाया कि कैश क्रॉप्स उगाने का लोगों को इनकरेज किया गया, पॉलिसी साजी इस तरह से की गई कि लोग कैश क्रॉप उगाएं, इंडिगो उगाएं, ओपियम उगाएं, कॉटन उगाएं, जिससे जाहिर है लोगों की जो मकामी ज़रूरतें हैं वो तो पूरी नहीं होती है। एक पूरा तिजारत के नज़रिए से किया गया, दे वर नोन एज पीपल ऑफ ट्रेड। तो इस पे तो आपने बात की ही। IMF की भी बात छिड़ी, तो मैं ये जोड़ना चाह रही थी इस बात और पूछना चाह रही थी दरअसल आपसे कि जो शराइत इस वक्त IMF की बड़ी बात हो रही है इन दिनों पाकिस्तान में कि IMF की जो शराइत हैं, शर्तें जो हैं IMF की, तो उसमें ये मेरे ख्याल से कहा गया है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि सोशल स्पेंडिंग कम की जाए, हर चीज़ प्राइवेटाइज की जाए। और आपके जो मज़ामीन हैं उनमें आपने सीपेक का भी जिक्र किया है, बड़े खुले अल्फाज में आपने सीपेक की बात की है कि सीपेक भी किस तरह से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और पीपल रिप्लेसिंग की वजह बन रहा है। तो ये जो इसका जो तारीखी तनाजुर तो आपने दिया ही, लेकिन एक जो आज की तारीख में जो IMF है, जो सीपेक है, जो इस तरह की इस सतह पे पॉलिसी साजी की गई है, उसका वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है? देखिए पाकिस्तान ये 23वीं दफा है कि आप IMF के प्रोग्राम में गए हैं। हम तो मतलब कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है ना IMF के। आज अभी हो गया, ये प्रोग्राम खत्म होगा, इसके 6 महीने बाद हम फिर चले जाएंगे, उसके 6 महीने बाद फिर चले जाएंगे। वो तो एक चलता काम है ना, छोड़िए आप उस बात को। लेकिन बात ये है कि
IMF से आज तक कभी किसी को खैर नहीं हुई। IMF को आपकी डेवलपमेंट से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी ये है कि एक आलमी सतह पे एक इस्तेसाली निज़ाम है, वो निज़ाम जो है डॉलर अंडरपिन करता है उसे, ठीक है ना जी। उसका मकसद ये कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम सॉल्वेंट रहना चाहिए। सॉल्वेंट वो तब रहेगा कि बैंक, अब आपको ये तो यहाँ पे भी पता है, आई डोंट मीन टू लेक्चर यू ऑन दैट, कि आपको भी पता है कि बैंक जो आजकल का फाइनेंशियल सिस्टम है, दे क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर इसेंशियली, और आपको पैसे पकड़ा दिए गए, अच्छा जी अब आप वापस करें, लिक्विडिटी बढ़ी जा रही है। तो IMF का काम ये है कि अगर आप कर्जे देने बंद डिफॉल्ट कर जाएंगे तो बैंक तो सारे फारिग हो जाएंगे। वो उसकी इजाजत नहीं देगा। उनका काम है कि जनाब आप डॉलर कहीं से भी लेके आए, चाहे अपने बच्चों की हड्डियों में से झाड़ के निकालें, लेकिन आपने डॉलर पैदा करना है और इनको जाके देना है, ये उनका काम है। तो अब ये कहना कि जनाब वो हमारे हमदर्द नहीं है, वो हमारे साथ ज्यादती करें, भाई उनका काम ही ये है। दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट। अब आप कहेंगे कि जी सांप ने मुझे क्यों काटा है, भाई वो सांप है, उसका काम है काटना, उसको आप क्यों कहेंगे कि यार सांप अच्छे हो जाओ, मेरे आजकल हालात ठीक नहीं है, मुझे ना काटो, तो वो तो काम नहीं चलेगा। तो दैट्स द नेचर ऑफ IMF। अब बात ये है कि पाकिस्तान हैज द लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशियो इन द वर्ल्ड। ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है। आपके पाकिस्तान के मालदार लोग जो हैं वो टैक्स देते ही नहीं। आपका जो रिटेल सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का, वो टैक्स ही नहीं देता, कोई जमा खर्ची नहीं होती है। आप पाकिस्तान में किसी ज्वेलरी शॉप पे चले जाएं, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, आप परचून की दुकान पे चले जाएं, नकद की ट्रांजैक्शन होती है, कोई रसीद, कोई पर्ची, कोई सिलसिला नहीं होता, ठीक है ना जी। अब जब तक आपके अमीर लोग जो हैं टैक्स नहीं देंगे, सरकार को टैक्स नहीं देंगे, और ना ही सरकार उनसे टैक्स मांगेगी, ठीक है जी। और फिर आप कहते हैं कि जी, और इसीलिए पाकिस्तानियों को डैम भी बड़े पसंद है ना, और साथ ही साथ ये IMF वगैरह के भी पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि हर एक जादू की छड़ी चाहिए होती है। जो मुश्किल काम करने का होता है ना, एक रियासत को चलाने का, रियासत को बनाने का, रियासत लोगों को साथ लेके चलने का, वो काम बड़ा मुश्किल होता है। वो मुश्किल काम हमसे होता नहीं है, ना ही हमें आता है। लिहाजा यूं करते हैं कि जी कभी अमेरिका के साथ बैठ के लड़ाई झगड़ा करते हैं, रूस के साथ, फिर कहते हैं नहीं नहीं वो टेररिज्म बड़ी हो गई है तो वो भी कर लेते हैं, ओहो जी अच्छा अब IMF से पैसे ले लेते हैं। जादू की छड़ी चाहिए। तो अगर ये जादू की छड़ियां, अब आप कहते हैं कि जी हमें वो क्लाइमेट, वो क्या कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब हमें आप पैसे दें, वो एक लफ्ज है अंग्रेजी का, क्या कहते हैं उसे, मेरे ज़हन से निकल रहा है इस वक्त, जुर्माना दें, रेपुटेशंस, हाँ रेपरेशंस दें आप हमें। रेपुटेशन वाली बात है। अब आपको पता है कि US कांग्रेस या जर्मन बुंडेस्टाग जो है कभी भी ये नहीं कहेगी वो हो जी हमसे बड़ी ज्यादती होगी, अब यूं करते हैं कि जी 20-25 बिलियन जो है पाकिस्तान को दे देते हैं क्योंकि देखें ना हमने बड़ी ज्यादती की है। आप बताइए ये हो सकता है? होने वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हम उसके ऊपर तकरीर करते रहेंगे कि हमने तो किया ही कुछ नहीं, हम तो बड़े बेकसूर हैं, हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती होती है। देखिए जो आलमी सतह पे चीजें होनी है ना, वो होनी है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मेरी हमेशा बहस ये रहती है कि जनाब आप जो काम कर सकते हैं, जो आपके करने का है, कम से कम वो तो करें ना। और वो करने के लिए फिर मकसद ये है कि जनाब आपके जो अमीर लोग हैं, आपके जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनको खड़ा करें कि भाई अगर आप इस रियासत से फायदे उठा रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, तो आप टैक्स दें, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट। उसका उल्टा हिसाब ये कि जी क्यों उनके ऊपर तो टैक्स लगाना ही नहीं। और सच्ची बात है कि IMF को भी अमीर लोग बड़े पसंद हैं। उसने ये नहीं कहा कि अमीरों पे पैसे लगाओ, उसने ये कहा कि आप बिजली पे लगा दें, जो कि गरीब भी इस्तेमाल करता है, अमीर भी इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं सेल्स टैक्स लगा दो ताकि जो उस हर के पास, मतलब it hurts the poor people much more than it hurts the others. But वो जो progressive taxation which actually hurts the rich people, उसके ऊपर IMF की तरफ से कम मेरी नजर से नहीं गुजरी, कोई इकोनॉमिस्ट आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है उस चीज। तो दानिश साहब मैं एक चीज माजरत जी आप अपनी बात करिए। जी मैं ये दरअसल कहना चाह रही हूँ, हालांकि आपने कहा कि you know this is not something that the world community is responsible for, you know Pakistan must put its own house in order, लेकिन मैं हिंदुस्तान की जरूर निशानदेही करना चाह रही थी क्योंकि हिंदुस्तान को मैं बिरादर मुल्क मानती हूँ, सिर्फ हमसाया मुल्क नहीं। तो एक बात जो उमैर अहमद साहब ने कही, जो थर्ड पोल के एडिटर भी हैं और आप भी लिखते रहते हैं उस मैगजीन के लिए, उन्होंने कहा कि in any normal world the country that should have taken the lead in organizing disaster response to Pakistan's floods would have been India. We share the same geographical features, similar challenges of government, and similar neglect from the world. Our problems are similar.
and the inability to imagine what we could be, the inability to dare to change our relations, to try to reshape the region and the world in such a way that will serve the needs of our people, vulnerable as they are before this looming catastrophe, saddens and terrifies me. तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की किस तरह से, क्योंकि हम हमसाया ममालिक भी हैं और हवा को, दरिया को, पानी को सरहद तो नहीं रोक सकती। जब कश्मीर में ज़लज़ला आया था कुछ साल पहले, तो वो उस जगह भी आया था जो कश्मीर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ भी आया था जो कश्मीर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ख़ास तौर पे किस तरह की साझेदारी हो सकती है, नॉलेज शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उस पे अगर आप थोड़ी रोशनी डालें, आपकी राय में। अर्ज़ ये है कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। दोनों हमसायों को एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो, और बड़ी अच्छी बात हो अगर ऐसा हो। लेकिन दोनों के ताल्लुकात में दोनों रियासतों ने इस कदर जहर घोल दी है और लोगों के जहनों में इस कदर जहर घोल दी है। लोगों के तो खैर कम ही, पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को खास फिक्र है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है या कुछ और है। रियासत हर वक्त जोर लगाती रहती है कि जी हाँ बड़ी ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है। लेकिन लोगों को अब, आज से 20-25 साल पहले शायद लोग इस बात को मान जाते थे, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल, जो मेरा मुशाहिदा है पाकिस्तान में, पंजाब की 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिनके अंदर कुछ लोगों को ज्यादा फिक्र है कि जी इंडिया ज्यादती कर रहा है, वरना ज्यादातर पाकिस्तानी सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, सदर्न पंजाब में किसी को कोई परवाह नहीं है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हर कोई बेहतरी चाहता है, अच्छाई चाहता है और इंडिया के साथ दोस्ती चाहता है। तो वो अगर दोस्ती हो तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ममालिक एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन इंडिया के अंदर भी जो आपका वाटर मैनेजमेंट का पैराडाइम है, दैट इज कॉलोनियल। माजरत के साथ मैं कहूंगा कि आपकी इंडिया के अंदर जो इंजीनियर्स हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी वही सबक पढ़ते हैं, वही। अब चेन्नई में जो आपके पिछले दिनों फ्लड्स आए थे, मसाइल पड़े थे, तो बिल्कुल वही प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे कराची की प्रॉब्लम्स है। जब आपके बिहार में फ्लड्स आते हैं तो बिल्कुल वही गलतियां जो हम करते हैं वही गलतियां आप लोग भी करते हैं। और वहां पे भी आप अगर सेक्रेटरी इरिगेशन से कभी सिंग अड़ा के देखें तो बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज वो वही बातें आपको करेंगे जो कि आपके चेयरमैन वापस साहब पाकिस्तान के अंदर करेंगे। तो मसला ये है कि देयर इज अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट। डेमोक्रेटिक डेफिसिट से मेरी मुराद ये है कि आपकी जो अवाम है, बिहार की अवाम है या उत्तर प्रदेश की अवाम है या पंजाब की अवाम है या सिंध की अवाम है, वो अपनी सरकार को लगाम नहीं डाल पा रहे। अपनी जो सोच है, अपनी जो मुतालबात हैं या अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं स्टेट से, वो फुलफिल नहीं कर रही। आपको पता है ना कि जनूबी एशिया में किसी को 2 हर्फ अंग्रेजी के आ जाए, उसके पैर ही जमीन पे नहीं टिकते, और उसके ऊपर फिर वो इंजीनियर या डॉक्टर हो तो फिर तो आप भूल ही जाए ना कि वो कोई किसी को इंसान समझता है अपने अलावा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर वो जो मसाइल हैं ऑफ हार्ट, द सिकनेस ऑफ द माइंड, वो अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्कों के अंदर एक जैसी है। पानी के हवाले से मैं कहूँगा, बाकी सेक्टर्स का मैं फिलहाल रहने देती हूँ, लेकिन पानी के हवाले से सोच दोनों तरफ एक जैसी है। अब देखिए, आपने इंडिया में पोंग डैम बनाया, आपने इंदिरा गांधी कैनाल बनाई, आपने सतलुज का बेड़ागर्क कर दिया, आपने रावी का बेड़ागर्क कर दिया, उसका गला घोट दिया एक दरिया का। अच्छा, अब आप कहें कि नहीं हम नहीं पाकिस्तान जाने देंगे जी, हम क्यों जाने दें जी, ये है वो। फिर अगर ये सोच है दरियाओं के हवाले से, तो फिर वहां पे भी वही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आज पाकिस्तान में होगा तो कल इंडिया में भी हो जाएगा, एंड इट विल बी मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो जरूरत इस बात की कि दोनों मुल्कों में नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास, ऑप्शंस क्या है, क्या करें तो हम इन डिजास्टर से बच सकते हैं? और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान में भी जी कौन से रास्ते हैं हमारे पास? सबसे पहली बात ये है जी, जो वो गुरमेहर की बात की तरफ ही वापस आते हैं, जब उन्होंने ड्रेनेज का जिक्र किया। तो सबसे पहली बात ये है कि जनाब, आप दरिया के बहाव और पानी के बहाव के रास्तों को समझें और पहचानें कि वो क्या हो सकते हैं। जो रास्ते हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन मत डालें, उनका रास्ता मत रोकें। बारिशें होंगी, ज्यादा बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आप दरिया को रास्ता दीजिए कि वो उस सैलाब को लेके चला जाए। और जो सैलाब के फवायद हैं वो उस हवाले से एजुकेट करें लोगों को और उसको कैपिटलाइज करें। आपको पता है कि पाकिस्तान में जब फ्लड आता है, अगले 4-5 साल जनाब जबरदस्त फसलें उगती हैं, इसलिए कि आपका सबसे बड़ा रूरल इंडेपेंडेंस की वजह क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपको फौजी फर्टिलाइजर और ये सारे जो फर्टिलाइजर जहर ही है ना, जहर बेच रहे हैं आप। वो 5 साल तक फार्मर जो है उसको जहर की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी जमीन जरखेज हो गई भी होती है और फर्स्ट क्लास उसमें से फसल उगती है, लोगों को सांस में सांस आता है।
अगले 4-5 साल। हम्म, तो मकसद ये है कि अव्वल तो ये कि आप ऑब्स्ट्रक्शन खत्म करें, दूसरा फ्लड प्लेन के अंदर सेटलमेंट्स ना करें, उसको रोकें। आपके जो डीएचए है पाकिस्तान के अंदर, जो हाउसिंग सोसाइटी है और बहरिया टाउन और ये सारा कुछ जाके घुसते हैं जहाँ पे सरकार की जमीन है। सरकार का भी मसला ये, क्योंकि दरियाओं के आसपास जमीनें उसके पास होती हैं, तो वो फिर जनाब पेट्रनेज के तौर पे कि जी ये जमीन इसको दे दी, ये जमीन उसको दे दी, किसी ने कॉलोनी बनानी है तो उसको दे दी। तो ये काम मत करें, एक बात। दूसरी बात अर्ली वार्निंग की है। अर्ली वार्निंग, अब मैं बदीन में था, 2013 का जिक्र है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब मुझे कहते हैं कि जनाब मुझे फैक्स आया मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, मेट डिपार्टमेंट से, कि जनाब अगले 72 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है, 75% इम्कान है। अब आपको इस बात से क्या समझ आई? मुझे तो मीटरोलॉजी भी आती है और थोड़ा बहुत क्लाइमेट मुझे भी समझ नहीं आई। कहते यार मुझे समझ नहीं है, मैंने पटवारी के पास भेज दिया कि यार देख लो ये क्या है, तो बात खत्म हो गई। अर्ली वार्निंग के अंदर जरूरत सबसे ज्यादा इस बात की है कि फिलहाल आपकी सेंट्रलाइज्ड है, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक सोच होती है कि हर चीज को छुपाओ और हर चीज सेंट्रलाइज्ड हो। आपके डायरेक्टर जनरल मेट डिपार्टमेंट के अलावा कोई वार्निंग इशू ही नहीं कर सकता। अब अगर डायरेक्टर जनरल साहब किसी शादी पे गए हुए हैं तो वार्निंग नहीं इशू होगी, ठीक है ना? तो मकसद ये है कहने का कि आपके 83 वेदर स्टेशन है पाकिस्तान के, सिर्फ नेपाल में 243 है, ठीक है जी। क्या वजह है? $10 की मिलती है जनाब अमेजोन से आपको वेदर स्टेशन किट। आपके हर हाई स्कूल के अंदर क्यों नहीं है वेदर स्टेशन? आप बच्चों को वो बताएं, समझाएं, लोगों को इन्वॉल्व करें, और जब आप वार्निंग इशू करते हैं आप सिंधी में करें। एक सिंधी औरत को अंग्रेजी की वार्निंग आप क्यों देते हैं? अब तो देते ही नहीं है, और जब देते हैं तो कोई तरीका कार नहीं है कि उसकी समझ में आ सके कि भाई आप बात क्या कर रहे हैं। आप सराइकी में दें, आप बलोची में दें, आप पश्तो में दें, आप हिंदको में दें, आप पंजाबी में दें, और लोगों को बताएं कि जनाब ये मसला होने वाला है और ये मसला आपको पता होना चाहिए। अभी तो डॉक्टर साहब वो अभी रिसेंट फ्लड्स में बताया कि वो कोयटा के करीब शायद कोई डैम है, तो रात को 12:30 बजे लोगों को कहा गया कि यहाँ से चले जाएं, इवैक्यूएट कर लें। यानी रात को 12:30 बजे किसने सुना होगा वो पैगाम? जी बिल्कुल, लेकिन मकसद ये है ना कि आपकी पाकिस्तान की रियासत डी फैक्टो तो एक फेडरल रिपब्लिक है, बट डी जोर इन प्रैक्टिस इट इज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड स्टेट, ठीक है ना? अब अगर आप पंजाब के लेवल की भी बात करते हैं, पंजाब की आबादी मेरे ख्याल से 12 करोड़ के करीब है। मेरे ख्याल से दुनिया के टॉप 20 ममालिक में पॉपुलेशन के लिहाज से ही होगा। जब तक आप लोकल लेवल का गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, लोकल लेवल की एम्पावर्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा कि जहां पे लोगों को अपने लोकल हालात का पता हो। आप जनाब डीसी साहब को वहां पे पोस्ट कर देते हैं जिले के अंदर, जो कि आपके इंडिया में भी होता है, डिप्टी कलेक्टर जिसको कहते हैं। उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो है, मैं किसी भी डीसी ऑफिस में आप पाकिस्तान में चले जाए, वो पीछे लगा होता है ना उनका वो कि जी कौन कौन था। अगर आप वो सारे गिनती करें और उसको तकसीम करें कि कितने साल है, तो एवरेज जो है टेन्योर ऑफ अ डेप्यूटी कमिश्नर इन अ डिस्ट्रिक्ट इज अबाउट 6 to 7 months। तो जब तक आपकी लोकल लेवल की गवर्नेंस नहीं होगी, लोकली अकाउंटेबल नहीं होगी, जो कि वार्निंग दे सकें, जिसके ऊपर लोगों का इत्मीनान हो, जिसके साथ लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो, आप ये समझते हैं कि जी जब भी फ्लड आएगा फौजियों को भगाना शुरू कर दो। अब वो फौजी किधर भागते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे, जब तक आप लोकल लेवल के ऊपर एक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, लोकल लेवल को एम्पावर नहीं करेंगे। फौज कितनी दफा भागती रही, इंडिया में भी यही होता है, फौज हर जगह जाके पहुंच जाती है। वो कर सकती है, लेकिन अब देखिए जहां पे 3 से 4-5 करोड़ लोग बेघर हुए हो, वहां पे आपकी फौज सारी भी लगा लें तो क्या कर लेंगे आप? और सबसे पहला जो आपको मदद मिलती है किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, जलजला हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, आपके हमसाए आपकी मदद करते हैं, आपके मोहल्लेदार आपकी मदद करते हैं, आपके रिश्तेदार आपकी मदद करते हैं। आप क्यों नहीं उस स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज करके उसके साथ मिलके चलें, बजाय इसके कि उस वक्त वहां पे आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आईएसआई के कर्नल साहब बैठे हैं, जिनका काम है डराना धमकाना हर एक को कि जी अभी ये जासूसी कर रहा है, अभी वो जासूसी कर रहा है। भाई वहां पे क्यों नहीं आपका एक रिलीफ ऑफिसर बैठा? आपने अवाम को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे जनाब वो सारी को चोर चक्के या जासूस हैं पिछों या गद्दार है। आप अपने लोगों को अपना समझें और अपनों की तरह उनसे बात करें, तो क्यों नहीं हम ये सॉल्व कर सकते प्रॉब्लम्स? बहुत शुक्रिया राय साहब, ये हमें एक अहम गुफ्तगू थी, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस
गुफ्तगू को सुनेंगे हम्म। और सुन रहे हैं, उन्हें यकीनन बहुत सारी चीजें उनकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बीइंग पार्ट ऑफ दिस थिएटर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया दानिश साहब। और एक सवाल Thanks, जो sir. हम अगली बार के लिए रखेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा आपकी सोबत हासिल होगी, वो डेवलपमेंट मॉडल के हवाले से अगर हम बात कर सके, हाउ दिस इज पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट मॉडल। हमें एक सिटिंग और रखना होगी कि जिसमें बहुत सारी चीजें भी ज़ाहिर है वो नहीं हो पाई हैं। ये नामुकम्मल गुफ्तगू रही है। एक तो और गुफ्तगू हुई है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यार जिंदा सोबत बाकी। ओके, मेरे ख्याल में बड़ी एक थॉट प्रोवोकिंग बात है ये, जो डिटेल। जी जी, बहुत ही उम्दा तरीके से डॉक्टर दानिश ने समझाती। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का भी। गुरमेहर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट भी कर लिया और इसी तरह से एक तफसीली गुफ्तगू भी होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पानी से जुड़े डिजास्टर और इस मैनेजमेंट की भी, और जो हमारी कोताहियां हैं और जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनकी भी। आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो अपने कमेंट्स के जरिए शामिल हो सकते हैं, दीगर लोगों तक भी ये बात पहुंचाएं, क्योंकि ये वो शऊर का सफर है, ये आगाही का वो सफर है। जो साथ होगा तो शायद बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। मेरे ख्याल में नॉलेज खुद में ही आपके बहुत सारे मसाइल हल कर देती है, और खासतौर पर डॉक्टर दानिश और इस तरह के जो लोग हैं जो वाकई इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खर्च की हैं तहकीक में, वो जब समझा रहे हो तो मेरे ख्याल में वो कई किताबों और कई तहकीकी मकालों का निचोड़ होती है, उससे सीखने के रास्ते बहुत निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। गुरमेहर, आपका वो रब रखा वाला जुमला भी तो हो। नहीं, वो मैं बड़े कुदरती अंदाज में कह देती हूँ, मेरी तो जिंदगी का हिस्सा है जी। रब रखा जी, रब रखा। आपका सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।